नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल D5 विजडम में। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंसेस से रिलेटेड लेक्चर्स को पढ़ा था। इस लेक्चर से हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड, otherwise it is unbounded. That is, a function f is said to be bounded on a domain D if there exist two real number h and k such that h is less than equal to fx is less than equal to k। मतलब अगर कोई फंक्शन fx बाउंडेड कहलाएगा यदि उस फंक्शन में दो रियल नंबर h और k इस प्रकार एग्जिस्ट करे कि फंक्शन fx का जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स h से या तो इक्वल हो या बड़ी हो एवं k से या तो इक्वल हो या उससे छोटी हो। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन कहेंगे और स्मॉल h इस फंक्शन का लोअर बाउंड और स्मॉल k उस फंक्शन का अपर बाउंड कहलाएगा। और इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन f इज सेड टू बी बाउंडेड ऑन अ डोमेन D if there exists a positive real number m, that is m is greater than 0, such that mod of fx is less than equal to कैपिटल M। तो यहाँ पर यह फंक्शन fx इस प्रकार डिफाइन हो कि उसका मोड कैपिटल M से या तो इक्वल टू हो या लेस देन हो। तो इस प्रकार के फंक्शन fx को हम बाउंडेड फंक्शन कहेंगे और इस प्रॉपर्टी को उस फंक्शन की बाउंडेडनेस कहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, fx equal to sin x and fx equal to cos x are bounded function। मतलब इस sin x और cos x में अगर x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो इनकी वैल्यूज -1 और 1 के बीच में ही आएगी, परंतु tan x एक बाउंडेड फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट या जो इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड -∞ टू ∞ तक जाएंगे, इसलिए tan x बाउंडेड फंक्शन नहीं है। अब हम बाउंडेड फंक्शन के बाद क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लिमिट्स को डिफाइन करेंगे और लिमिट्स की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो पहले हम इसके लिमिट पॉइंट को देखते हैं कि लेट ए कंटेन्स इन R, a point C belongs to R is a cluster point of A if for every delta is greater than 0 there exists at least one point X belongs to A such that mod of X minus C is less than delta, that is 0 is less than या 0 is greater than X minus C is less than delta। मतलब अगर कोई फंक्शन है जो कि a से r की ओर डिफाइन है, जिसमें a इसका डोमेन एवं r उसकी रेंज है, तो उस फंक्शन में फंक्शन के कोई भी वैल्यू जो कि हम x ले लेते हैं और वहाँ उस फंक्शन के डोमेन में कंटेन कर रही है और एक पॉइंट c ले लेते हैं, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर डेल्टा से भी छोटा हो और डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 हो तो पॉइंट c उस फंक्शन का क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि कोई भी फंक्शन है fx जो कि a से r की ओर डिफाइन है, तो अगर उस फंक्शन में कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू x जो कि उस फंक्शन के डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है उसके और किसी एक दूसरे एलिमेंट या वैल्यू c के बीच की दूरी अगर डेल्टा से छोटी हो तो इस प्रकार के जो एलिमेंट c होगा वहाँ एलिमेंट c उस फंक्शन का क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा या उस एलिमेंट c को लिमिट पॉइंट भी कहेंगे। तो यह डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है जिससे आपको यह कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वह क्या है कि लेट ए कंटेन्स इन R, a point C belongs to R is a cluster point of A if every neighborhood delta of C contains at least one point of A other than C। मतलब कोई C फंक्शन का लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि उस फंक्शन में C के अलावा उसके नेबरहुड के अन्य वैल्यूज भी उस फंक्शन में कंटेन्स करे। दैट इज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और C माइनस डेल्टा कोमा C प्लस डेल्टा जो कि इसका यहाँ नेबरहुड बनाएगा, तो उस नेबरहुड में C के अलावा इस नेबरहुड का और कोई एलिमेंट भी कंटेन करे तो उस फंक्शन का लिमिट पॉइंट हम C कह सकते हैं। इसकी एक और सिंप्लीफाइंग डेफिनेशन भी है
कि a point C belongs to R is a cluster point of A if every neighborhood of C contains infinitely many points of A। मतलब अगर कोई फंक्शन में कोई पॉइंट C एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ C एग्जिस्ट इस प्रकार कर रहा है कि C के नेबरहुड के इन्फाइनाइटली पॉइंट उस फंक्शन में कंटेन्स कर रहे हैं, तो वहाँ C उस फंक्शन का लिमिट पॉइंट होगा। तो इसको अब हम एग्जांपल से देखते हैं। आई होप आपको ऊपर वाली 3 डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वहाँ उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको वहाँ पूरी तरीके से फिर से अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो फॉर द ओपन इंटरवल a1 इक्वल टू 0,1 एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल 0,1 इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ a1। इसमें अगर हम कोई भी पॉइंट उठाए, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हमने 0 उठा दिया, तो 0 के नेबरहुड में 0.1, 0.2, 0.3 जो भी आएंगे वहाँ सभी उस फंक्शन में कंटेंस करेंगे, जो कि a1 द्वारा a1 से रियल नंबर की ओर डिफाइन होगा। तो 0 उस फंक्शन का क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम जस्ट फॉर एग्जांपल 1 भी ले ले, तो 1 के नेबरहुड में 1.1, 1.2, 1.3, 1.3 आदि आएंगे, जो कि उस फंक्शन जो कि a1 है उस a1 में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें ओपन इंटरवल 0,1 का क्लस्टर पॉइंट्स या लिमिट पॉइंट्स का सेट क्लोज इंटरवल 0,1 होगा। और अगर हम ऐसा एग्जांपल देखें जिसमें क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो उसमें हम नेचुरल नंबर्स के सेट को ले सकते हैं, वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्योंकि अगर हम कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले जो कि फाइनाइट है, तो एग्जांपल के रूप में हम 2, 3 एंड 4 ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाए जो कि 3 ले ले, तो 3 के आसपास जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पॉइंट उसके नेबरहुड में होंगे, परंतु उस नेबरहुड के पॉइंट्स इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। इसलिए इसमें 3.1, 3.2, 3.3 वगैरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ओनली 3 ही एग्जिस्ट करेगा। इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट इसका क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। और इसी प्रकार अगर हम इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं, तो उसमें भी कोई भी क्लस्टर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक एग्जांपल अगर हम ले, तो a4 इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट दैट इज 0। कैसे? क्योंकि जैसे ही हम n में वैल्यू 1, 2, 3 पुट करते जाएंगे, तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी वहाँ 0 की ओर जाती हुई दिखेगी हमें। और जैसे ही वहाँ 0 के नज़दीक पहुँचेगी तो हमें 0.001, 0.002, 0.003 आदि प्राप्त होंगे, जो कि 0 के नेबरहुड में होंगे। इसलिए 0 के नेबरहुड में 0 के अलावा और अनेक पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस सेट में कंटेंस करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, let a contains in R and let C be a cluster point of A. For a function f, A tends to R. A real number L is said to be a limit of f at C if given any there exists a delta greater than 0 depending on epsilon such that x belongs to A and mod of x minus C is less than delta, then fx minus L is less than epsilon। मतलब अगर कोई L जो कि एक रियल नंबर है वहाँ किसी फंक्शन f के पॉइंट C पर लिमिट पॉइंट होगा या लिमिट होगी, यदि उसमें डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन डिपेंडिंग ऑन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट इस प्रकार करे कि x और C के बीच की डिस्टेंस डेल्टा से छोटी हो, जिसमें x फंक्शन का कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है एंड fx माइनस l जिसमें l लिमिट है, और fx और l के बीच की डिस्टेंस भी एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 हो उससे छोटी हो, तो l उस फंक्शन की लिमिट होगी। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन a से r की ओर डिफाइंड है, तो उस फंक्शन में जो x जो कि फंक्शन की कोई वैल्यू हम अगर ले लें, तो x और c जो कि फंक्शन की लिमिट पॉइंट होगी, तो फंक्शन के किसी भी पॉइंट से लिमिट पॉइंट की डिस्टेंस अगर छोटी हो
तो उस फंक्शन का जो रेंज होगी उस रेंज में भी जो भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट की लिमिट से डिस्टेंस भी अगर छोटी हो तो L जो कि उसकी लिमिट थी वहीं उस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट नोट है कि क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सेट A may or may not belongs to the set। मतलब कोई सेट का पॉइंट है, अगर वहाँ क्लस्टर पॉइंट है तो यहाँ जरूरी नहीं है कि वहाँ क्लस्टर पॉइंट सेट में एग्जिस्ट करे या नहीं। यह डेफिनेशन आपको एग्जांपल्स के द्वारा अच्छी तरीके से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले हम इसके थोड़े बहुत जनरल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स को देखेंगे। If the limit of f at C does not exist, we say that f diverges at C. And if f A tends to R and if C is cluster point of A, then f can have only one limit at C। मतलब अगर कोई फंक्शन A टेंड्स टू R पर डिफाइंड है एंड C उसका क्लस्टर पॉइंट है, तो उस क्लस्टर पॉइंट C पर उस फंक्शन की एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम वहाँ यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन C पर डाइवर्ज कर रहा है, अगर C पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो तो। और अगर हमें किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी यह प्रूव करना है तो हमें यह प्रूव करना होगा कि उस फंक्शन के जितने भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज है उनकी और उसके क्लस्टर पॉइंट की डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, परंतु उस फंक्शन की रेंज सेट में जो भी वैल्यूज प्राप्त हो रही दैट इज fx, और उस रेंज सेट की लिमिट L के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से बड़ी या इक्वल है, हमें यह डिफाइन करना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि उस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उसकी एप्सिलॉन माइनस डेल्टा जो कि हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में पढ़ा है, एप्सिलॉन ये पढ़ा और डेल्टा ये पढ़ा, और ये दोनों एक दूसरे को डिपेंड भी करेंगे। जैसे जैसे हम एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और इस पर अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट लेंगे और ये वाले स्टेटमेंट में हम एप्सिलॉन को इससे ग्रेटर देन सपोज कर लेंगे और एंड में हम एक डेल्टा डिफाइन करेंगे जो कि इस प्रकार होगा कि वहाँ एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा और वहाँ x माइनस सी से भी बड़ा होगा। तो अगर यहाँ प्रूफ हो गया तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा से या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और यह फंक्शन कन्वर्जेंट फंक्शन है। और अगर यह नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि C पर वहाँ फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है। तो चलिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन मोड x इक्वल टू 0। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ फंक्शन है तो हम fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मोड x सपोज करेंगे और हमें प्रूव क्या करना है कि लिमिट fx x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0, मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 है, हमें यह प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 यहाँ डिफाइन करेंगे और देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एज वेल, यहाँ भी डिफाइन करेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ डेल्टा ओनली एप्सिलॉन पर ही डिपेंड कर सकता है, यहाँ x पर डिपेंड नहीं कर सकता। मतलब हमें जब भी डेल्टा के रूप में अगर x के रूप में अगर हमें डेल्टा प्राप्त होगा तो हम उसको आगे और सॉल्व करेंगे और उसको एप्सिलॉन के रूप में ही लाएंगे, तभी हम यहाँ प्रूफ कर पाएंगे कि यहाँ फंक्शन कन्वर्जेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट के डेफिनेशन के आधार पर हम मोड ऑफ fx माइनस मोड ऑफ f0 इज लेस देन एप्सिलॉन लिख देते हैं और हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा है। तो इसको अगर हम फंक्शन की वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें तो हमें मोड ऑफ x इज लेस देन डेल्टा प्राप्त हो रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमें एप्सिलॉन मानना होगा, तो लेट से मोड ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हमें डेफिनेशन में हमें यहाँ दिया हुआ होता है, अगर यहाँ है दिया हुआ है तो हमें एंड में यहाँ लाना होता है, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लेट्स से कि मोड ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन, देन अगर हम एप्सिलॉन को डेल्टा की इक्वल ले लेते हैं तो हमें मोड ऑफ x इज लेस देन डेल्टा प्राप्त हो जाएगा और हमें यही प्रूव करना था कि मोड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। तो मोड ऑफ
x square upon mod x minus 0 is less than epsilon. Whenever mod of x is less than delta which is equal to epsilon, then function x square upon mod x is converges to 0 or its limit it is 0. एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 बाई 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1। तो इसमें सबसे पहले 1 बाई 1 माइनस एक्स को हम एफ एक्स कंसिडर करेंगे। तो एफ एक्स कंसिडर करने के बाद इसकी जो लिमिट हमें जो प्रूव करनी है -1, तो एफ एक्स माइनस एल को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और एंड में हम x माइनस 2 को डेल्टा से छोटा दर्शा देंगे ताकि हम e माइनस एप्सिलॉन माइनस डेल्टा की डेफिनेशन से लिमिट को डिफाइन कर सके। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्राप्त होगा कि एफ एक्स -1 इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको हम मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 भी कर सकते हैं क्योंकि मोड में प्लस माइनस इक्वल ही होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम एक डिफरेंट मेथड का सहारा लेंगे जिसके तहत हम x और 2 को लगभग इक्वल ही ले लेंगे। मतलब x 2 की ओर अगर जा रहा है यहाँ से, तो हम x और 2 को इतना क्लोज ले लेंगे कि यहाँ 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाए। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो हो लेकिन वहाँ डिस्टेंस 1 से छोटी हो जाए। तो हम मोड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 1 लिख देंगे। तो मोड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 हो गया एंड मोड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ से अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो हम x को 1 से बड़ा और 3 से छोटा लिख सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करके 1 से बड़ा 3 से छोटा लिख सकते हैं। तो अगर x 1 से बड़ा है तो पक्षांतर द्वारा x माइनस 1 0 से बड़ा होगा। तो 1 बाई एक्स अगर x 1 से बड़ा है तो अगर पक्षांतर कर दे तो x माइनस 1 0 से बड़ा हो जाएगा और 1 अपॉन x माइनस 1 भी 0 से बड़ा होगा और मोड ऑफ x माइनस 1 0 से बड़ा होगा एवं मोड ऑफ x माइनस 1 0 से बड़ा एवं 1 से इक्वल टू या छोटा होगा। तो यहाँ से हम जो वैल्यू प्राप्त हुई है इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं और x माइनस 2 तो लेस देन डेल्टा था ही, जो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन माइनस डेल्टा की डेफिनेशन से हम मोड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा लिख सकते हैं। तो इन दोनों को यहाँ पर पुट करें तो हमें 1 डॉट मोड ऑफ x माइनस 2 प्राप्त होगा और इसको हम इक्वेशन 1 जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन की थी 1 या 2, तो इसमें अगर हम इसको पुट कर दे तो हमें मोड ऑफ एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 डॉट मोड ऑफ x माइनस 2 प्राप्त होगा। और अगर हम मोड ऑफ x माइनस 2 को लेस देन एप्सिलॉन ले ले तो हमें एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम डेल्टा का डिफाइन करेंगे। तो डेल्टा को हम 1 कोमा एप्सिलॉन का मिनिमम ले लेंगे क्योंकि डेल्टा हमें मिनिमम से मिनिमम लेना है, इसलिए हम 1 और एप्सिलॉन बाई 1 या एप्सिलॉन का मिनिमम हम डेल्टा कंसिडर करेंगे और उस डेल्टा को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा या एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0 इज लेस देन x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर डेल्टा क्या है, डेल्टा यहाँ पर 1 कोमा एप्सिलॉन का मिनिमम है और 1 कोमा एप्सिलॉन हम कहाँ से लेकर आए, जिसमें एप्सिलॉन इस प्रकार डिफाइन है कि वहाँ x माइनस 2 से बड़ा है और 1 कहाँ से लेकर आए, 1 हम यहाँ से लेकर आए। यहाँ पर हमने डिफाइन किया था ना कि जो मोड ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 1 है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के आपको क्वेश्चन बहुत सारे आगे मिल जाएंगे। आप यहाँ क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और इस क्वेश्चन और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और है उनके आपको आंसर एवं हल सहित क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।